फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस में हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच इज रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन में हमने अभी क्या देखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डिफरेंस समझा कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होता है, तो हमने देखा सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है जो कि हर लिविंग सेल में होता है, जिसके कि दो टाइप हमने देखे, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि भाई एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन जो है वो हर सेल में, ईच एंड एवरी सेल ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि पोरफायरा का स्पॉन्ज, ठीक है, या हाइड्रा, या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स मैमल ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि मैमल्स में एनिमल्स आते हैं सभी, ठीक है, लॉयन है, टाइगर है, कैट्स हैं, या फिर ह्यूमन है, सभी में ईच सेल में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा सभी प्लांट सेल्स, लिविंग सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो रेस्पिरेशन करती हैं, और इस प्रकार सभी लिविंग सेल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं सो दैट वो अपनी सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उन्हें परफॉर्म कर सके। ठीक, तो हमने इतना समझ लिया। अब हमने प्लांट में रेस्पिरेशन भी देख लिया कि प्लांट किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस मेन है उनमें, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और दोनों की ही प्रोसेस हमने समझ लिए है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल मीन्स वो एनिमल, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। ओके, सो अब हमें पता है, अब हम एनिमल में रेस्पिरेशन देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो उनमें रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन जो है कि जो मेन रेस्पिरेशन जो है जो कि सेल में होता है वो तो सभी में सिमिलर है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सभी में सेम होता है, बट जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो ब्रीदिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनिमल्स में डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, ठीक है, वाटर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। अब ये एनिमल या तो मराइन एनिमल्स हो सकते हैं, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स, या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में, जैसे कि पॉन्ड का वाटर या फिर रिवर का वाटर, उसमें रहने वाले एनिमल्स हो सकते हैं। तो सोचिए कि ये एनिमल्स जो हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते होंगे, कैसे वो ऑक्सीजन जो है अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं और कैसे फिर उसे यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो हम सभी को पता है कि जो फिश होती हैं उनमें होते हैं गिल्स, ठीक है, और गिल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो गिल्स क्या होते हैं, गिल्स एक स्ट्रक्चर होता है, सभी जो है एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनमें गिल्स होते हैं, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन, ठीक है, इस प्रकार की ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो कि गिल्स के द्वारा होती है उसे कहते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसे ये लेकर, और गिल्स में क्या होता है, गिल्स में से वो वाटर होके गुजरता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक डायग्राम बनाया जाए फिश का, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की ओपनिंग होती है दोनों साइड पे फिश के, ठीक है, और क्या होता है कि जो वाटर है वो माउथ के द्वारा अंदर लेती है फिश, और गिल्स के द्वारा वो बाहर निकाल देती है, और इस प्रकार गिल्स में से जब होकर वाटर गुजरता है तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन रहती है, एब्जॉर्ब रहती है, उसे डिफ्यूजन के द्वारा, गिल्स के द्वारा डिफ्यूजन होता है, और फिर जो है वो वहाँ पे
जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें वो ऑक्सीजन ले ली जाती है और फिर कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, सर्कुलेशन के द्वारा वो ऑक्सीजन बॉडी की सभी सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये रहता है मेनली एक्वेटिक एनिमल में। अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, जो कि एम्फीबियस होते हैं। दैट मीन्स वो दोनों ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग हम ले लें तो फ्रॉग कैसा है, वो वाटर में भी रहता है और वो जो है लैंड पर भी रह सकता है। उसमें कुछ ऐसे एडेप्टेशंस आ गए हैं जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी आता है, वो लैंड पे भी रह सकता है। टेरेस्ट्रियल मीन्स वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक जो कि वाटर में रहते हैं, और एम्फीबियंस जो कि दोनों ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक। तो जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग, उनमें गिल्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें लंग्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही फ्रॉग में गिल्स और लंग दोनों ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा दो और प्रकार होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रीदिंग कर सकता है। एक तो इसकी जो बकोफेरेंजियल कैविटी होती है, दैट मीन्स जो ओरल कैविटी होती है, ठीक है, जो ओरल कैविटी, जो माउथ की ओपनिंग होती है, उसके अंदर भी जब ये एयर आती है तो डिफ्यूजन के द्वारा वहाँ से भी जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में जा सकता है, वहाँ से भी ब्रीदिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो सकता है, और उसे कहते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। चौथा, इसकी जो स्किन होती है वो भी परमिएबल होती है, बहुत ही थिन होती है और मॉइस्ट होती है, ठीक है। इसकी स्किन, यदि आपने फ्रॉग को देखा होगा तो हमेशा बहुत स्टिकी सी स्किन देखते हैं इसकी। क्यों? क्योंकि स्किन पे जो है म्यूकस सिक्रीशन होता रहता है कंटिन्यूअसली स्किन की सेल्स के द्वारा, और उसकी वजह से जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, और साथ ही फ्रॉग की स्किन बहुत थिन होती है, सो दैट जो गैस का एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से, देखिए यदि कोई भी जो मेम्ब्रेन है यदि वो बहुत थिन होगी, परमेएबल होगी, तभी जो एक्सचेंज है किसी भी चीज़ का वो हो सकता है। तो इसकी जो स्किन है वो बहुत थिन और परमेएबल होती है, इसकी वजह से फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन या कहें गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है जो कि स्किन के द्वारा होता है उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस, तो क्यूटन मतलब होता है स्किन, और स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि गिल्स के द्वारा होता है उसे कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो कि लंग्स के द्वारा होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो कि अपनी ओरल कैविटी के द्वारा फ्रॉग करता है उसे कहते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार जो फ्रॉग है वो 4 वेज में गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो 4 काइंड ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इनटू द फ्रॉग, एंड दैट इज ब्रैकियल, पल्मोनरी, बकोफेरेंजियल एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमने देख रहे हैं रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स के द्वारा, ठीक है, एम्फीबियंस में मेनली जो फ्रॉग है उसमें इतने प्रकार का होता है। उसके अलावा यदि लैंड एनिमल्स में हम रेस्पिरेशन देखें तो जैसे अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म में क्या होता है, जो इसकी स्किन होती है, ठीक है, काफ़ी मॉइस्ट और थिन और परमेएबल होती है, और इस प्रकार इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके द्वारा करता है, अपनी स्किन के द्वारा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अर्थवर्म करता है, ठीक है। तो इस प्रकार लैंड एनिमल्स में अर्थवर्म हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कह लें, सभी में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं उनमें लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में लंग्स होते हैं, उन सभी में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को
पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, लंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का वो लंग्स होता है वर्टिब्रेट में। ठीक है, जैसे स्मॉल एनिमल्स हैं तो उसमें जैसे कि एवियंस बर्ड्स जो हैं उनमें जो है लंग्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्रॉग में भी लंग्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, बट मेन ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन का वो लंग्स होते हैं और पल्मोनरी रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट जो है वो करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट में देख लिया है डिफरेंट एनिमल्स, तो लैंड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इनमें हमने देखा कि कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके के द्वारा ये एनिमल्स अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ओके, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, तो लंग्स किस प्रकार होते हैं और कैसा पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स में किस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लंग्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस में क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, ओके, सो जो स्ट्रक्चर है पहले हम वो समझेंगे कि पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनकी क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। साथ ही फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग की, किस प्रकार लंग्स के द्वारा हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाते हैं, ये हम मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? नोज, फिर आता है फेरिंग्स, ठीक है, नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंजियल कैविटी या फेरिंग्स, ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाइज, फिर ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाइज। ये जो है एक्चुअल पैसेज होता है। सबसे पहले जब हम ब्रीद इन करते हैं तो नोज से ब्रीद इन करते हैं तो वो नोज से फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स में ट्रैकिया से, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाइज जाते हैं लंग्स में, दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, और ब्रोंकियोल्स रहते हैं लंग्स में, जो फर्दर ब्रोंकाई का डिवीजन होता है, और फिर ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में जाती है एयर, और एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पे सो दैट समझने में आसानी होगी। ओके, सो कुछ इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है
ओके फाइन। तो इस प्रकार जो है नेज़ल पैसेज होता है। सबसे पहले जो है ये आप देख रहे हैं कि ये है नोज़, ठीक है, और ये है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि नोज़ का जो है क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और नोज़ में जो है क्या क्या फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो जो नेज़ल ओपनिंग्स होती हैं उन्हें नॉस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है। और राइट एंड लेफ्ट जो है नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉस्ट्रिल, ये जो है दिस इज नॉस्ट्रिल। जो नॉस्ट्रिल के बाद जो ओपनिंग आती है, ठीक है, जो कैविटी होती है उसे कहा जाता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी की क्या क्या खास बात होती है, यदि हम ध्यान से स्ट्रक्चर देखें नोज़ का तो हमें हेयर्स दिखाई देते हैं, हेयर्स होते हैं नोज़ में, ठीक है। साथ ही जो नेज़ल कैविटी होती है हमें हमेशा मॉइस्ट रहती है वो, ठीक है, और स्टिकी सिक्रीशंस जो हैं वो नोज़ से जो है निकलते रहते हैं। तो दैट मीन्स मॉइस्ट रहती है और साथ ही म्यूकस जो है इसमें रहती है। अब जो नेज़ल कैविटी होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है, उसकी जो इंटरनल सेल की कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, जो एपिथेलियम होती है नेज़ल एपिथेलियम, वो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। म्यूकस क्या होता है, जो स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट करती है, ठीक है। जो नोज़ में से स्टिकी फ्लूइड आता है वो जो है नोज़ की एपिथेलियम या कहें जो सबसे एक्सटर्नल स्किन की कवरिंग है, ठीक है, नेज़ल एपिथेलियम कहते हैं उसे, जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है जो नेज़ल की नेज़ल कैविटी की, ठीक है, जो वॉल होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमेशा एक स्टिकी फ्लूइड जिसे कि म्यूकस कहते हैं वो सिक्रेट करती रहती है। साथ ही ये जो नेज़ल एपिथेलियम होती है रिच होती है ब्लड सप्लाई में, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है और इससे क्या होता है कि हमेशा जो नेज़ल कैविटी है वो वार्म होती है, ठीक है। तो इट मेक्स द नेज़ल कैविटी वार्म, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों का ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है स्ट्रक्चर, इनका एक पर्पस है, ये सभी कुछ फंक्शन करती हैं। तो वो क्या फंक्शन करती है, तो ये जो नेज़ल कैविटी होती है सबसे पहले उसमें होते हैं हेयर्स। हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक द डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो जब हम एयर इन लेते हैं, जब नोज से हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है कि साथ में एयर में कई बार डस्ट पार्टिकल होते हैं। आप देखेंगे कि यदि हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हैं या हम गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं तो उसके बाद यदि आप नोज़ को क्लीन करेंगे तो काफ़ी डस्ट रहती है, ब्लैकिश कलर का जो है वो स्टिकी फ्लूइड रहता है। वो किस कारण होता है कि जो सभी डस्ट पार्टिकल हैं वो नेज़ल हेयर्स में जो है वो क्या होते हैं मिंगल हो जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते, ठीक है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे एयर पैसेज में नहीं जाना चाहिए। यदि वो एयर पैसेज में चले जाएंगे तो क्या होगा कि वो हमें जो है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करेंगे, कॉज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हेयर्स होते हैं इनका ये पर्पस होता है कि ये डस्ट पार्टिकल को, जो लार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें ये वहीं ब्लॉक कर लेते हैं जो कि इन हेयर्स में उलझ के फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। तो इस प्रकार जो नेज़ल हेयर्स होते हैं वो पार्टिकल्स को ब्लॉक करते हैं। दूसरा, ये जो लेयर होती है नेज़ल कैविटी की ये मॉइस्ट होती है, म्यूकस की वजह से, स्टिकी फ्लूइड जो सिक्रीट होता है उसकी वजह से ये मॉइस्ट होती है। इसका क्या काम है, जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसमें स्टिक हो जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। पार्टिकल्स गेट स्टिक इनटू इट,
ठीक है। तो इस वजह से जो म्यूकस लेयर होती है उसमें स्टिक हो जाते हैं और वो डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। तीसरा है कि ये काफ़ी रिच होती है ब्लड सप्लाई में और इस वजह से ये बहुत वार्म होती है नेज़ल कैविटी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है नेज़ल कैविटी का और उसका भी एक फंक्शन है, जो भी हम एयर लेते हैं उसे जब वो नेज़ल कैविटी से होकर गुजरती है तो वो स्लाइटली वार्म हो जाती है। इस प्रकार यदि बहुत कोल्ड टेम्पर जोन में यदि कोई रहता है, ठीक है, टेम्परेट जोन में यदि कोई रहता है तो क्या होगा कि वो जो एयर है वो उसके लंग्स को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो नेज़ल कैविटी है वो एयर को वार्म कर देती है, ठीक है। अदरवाइज बहुत ड्राई एयर, बहुत कोल्ड एयर जो है वो लंग्स को हार्म कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या करती है, एयर को वार्म बनाती है। इट मेक्स एयर वार्म, जो ब्रीद इन एयर होती है उसे वार्म ये कर देती है। तीसरा, जो म्यूकस होता है उसकी वजह से नेज़ल कैविटी जो है मॉइस्ट रहती है और साथ ही जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं उसे भी ये क्या करती है, मेक्स द एयर मॉइस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ड्राई एरिया में यदि आप रहते हैं तो जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एयर को जो है ड्राई, क्योंकि ड्राई एयर भी जो है लंग्स को हर्ट कर सकती है। इसलिए जो नेज़ल कैविटी है उसमें क्या हो रहा है, एक तो ये डस्ट पार्टिकल को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि स्मॉल डस्ट पार्टिकल इसमें स्टिक हो जाते हैं, लार्ज पार्टिकल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं हेयर्स की वजह से। साथ ही वार्म होने की वजह से एयर को वार्म कर देती है और लंग्स को, बहुत कोल्ड वेदर में लंग्स को फ्रीज होने से बचाती है और बहुत ड्राई वेदर में भी जो है लंग्स को हर्ट होने से ये रोकती है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने देखा नेज़ल कैविटी और नेज़ल कैविटी के फंक्शन। नेज़ल कैविटी के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था, ठीक है, और क्योंकि फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन ट्यूब होती है, ठीक है, अराउंड 15 जो सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, और ये फेरिंग्स जो है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फेरिंग्स, ठीक है। काफी बड़ा बन गया इधर, okay, दिस इज लाइक दिस, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फेरिंग्स कहलाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो भी फेरिंग्स में से होकर गुजरता है और जो एयर होती है वो भी फेरिंग्स में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल से जब एयर नेज़ल पैसेज से आ रही है तो फेरिंग्स में से होके जा रही है और फेरिंग्स से होकर जो है ये क्या करती है, ये ट्रैकिया में जाती है। ये जो ओपनिंग है ये ट्रैकिया कहलाती है। अब फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में से जो एयर है वो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, ठीक है, ठीक है। और जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, फेरिंग्स के बाद जब ट्रैकिया की ओपनिंग होती है तो उसे कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस और ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो फेरिंग्स में दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ग्लॉटिस और एक एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग है ट्रैकिया की, फेरिंग्स के बाद जहां ट्रैकिया ओपन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो कार्टिलेजेस का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस ऑफ कार्टिलेज, flap like structure of cartilage and it is called as epiglottis। अब इस एपिग्लॉटिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, वो ये कि जब फेरिंग्स से होकर जब एयर ग्लॉटिस के द्वारा ट्रेकिया में आए तो क्या होगा कि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन समवन इज ईटिंग फूड, ठीक है, तो क्या होगा कि जो फूड जो है वो भी जा सकता है,
ठीक है, वो भी जा सकता है ट्रेकिया में। लेकिन क्या होता है कि जब हम सॉलो करते हैं, वाइल सॉलोइंग, जो फूड ठीक है, ये है ईसोफेगस। तो जब हम सॉलो करते हैं तो जो फूड है वो ईसोफेगस में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉलो करते हैं तो फूड ईसोफेगस में जाना चाहिए, वो एयर पैसेज में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि स्मॉल भी पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल भी यदि एयर पैसेज में आता है तो वो बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, बहुत हार्मफुल होता है। और आपने देखा होगा कि यदि कुछ भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है आपके थ्रोट में या ठीक है, या कहे कि फेरिंग्स में, थ्रोट में या ओरल कैविटी में भी, इनफैक्ट बैक साइड ऑफ ओरल कैविटी में, तो क्या होगा कि आपको तुरंत एक कफ आता है, खांसी आती है। वो क्यों आती है? सो दैट कफ के द्वारा आपका कुछ भी डस्ट पार्टिकल जो गया है अंदर वो निकल जाए। इसी प्रकार खाने के वक्त भी यदि स्मॉल पार्टिकल, फूड पार्टिकल भी एयर पैसेज में चला जाएगा तो आपको बहुत जोर से खांसी आती है, जिससे कि क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाए। वो हमारी एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है बॉडी की, और वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वो अपने आप होती है। हम नहीं करते हैं कि हम खांसी करते हैं तो वो निकल जाए, वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है और वो अपने आप होती है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, ठीक है। तो एट दैट टाइम जो कफ है उसकी वजह से पार्टिकल बाहर निकल जाता है। बट ये हो ही नहीं, फूड पार्टिकल हमारे एयर पैसेज में ना जाए, इसके लिए एक हमारी प्रिवेंटरी प्रोसेस होती है कि जब भी हम फूड सॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्या करती है, ये इस पैसेज को, एयर पैसेज को कवर कर लेती है और कुछ भी फूड पार्टिकल यहाँ नहीं जाता और वो सीधा जाता है ईसोफेगस में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करती है, वो कवर करके रखती है एयर पैसेज को और फूड को जो है एयर पैसेज में अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस एट द टाइम ऑफ सॉलोइंग। ठीक, तो ये हमने देखा कि एपिग्लॉटिस क्या करता है, सॉलोइंग के वक्त जो है एयर पैसेज को कवर कर लेता है, ठीक। देन नोज, फेरिंग्स। अब हम पढ़ते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या आता है ठीक है, यहां हम लिखते हैं ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रेकिया में हमने देखा ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया और इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ईसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है क्योंकि फूड उसमें से होकर गुजरता है, वैसे ही ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं क्योंकि वहां से एयर जो है जाती है, ठीक। तो ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका कि 20 to 25 mm डायमीटर होता है इसका और 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है। और इस ट्रैकिया के जो है आप यहां भी देख रहे होंगे रिंग्स होती हैं, इस ट्यूब पर रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस के रिंग्स, और ये कार्टिलेजेस के रिंग जो हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है ये कभी भी कोलैप्स नहीं होती, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है, ये रिंग्स इसका स्ट्रक्चर बनाए रखती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस का काम क्या है, दे प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। व्हाट दे डू इज प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो काफ़ी, वहाँ पे भी म्यूकस होता है और स्टिकी होती है इंटरनल लाइनिंग भी, और उसकी वजह से क्या होता है, यदि बाय द चांस कोई डस्ट पार्टिकल चले गए हैं अंदर तो वो यहीं पर ट्रैकिया में ही जो है स्टिक हो जाए और वो आगे ना जाए। तो इसकी जो इंटरनल लेयर होती है ट्रैकिया की वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, ठीक है।
ट्रेकिया के बाद हम देखेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो कि ट्रेकिया का एक डिवीजन होता है, ठीक है। ओके, सो जब ये ट्रेकिया इस प्रकार आती है 10 to 15 सेंटीमीटर के बाद, तो ये बाइफरकेट हो जाती है। ये रिंग्स है, ट्रेकिया की रिंग्स, ओके। और 15 to 20 रिंग्स जो हैं ट्रेकिया में रहती हैं पूरी लंबाई में, और 15 सेंटीमीटर के बाद ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेकिया यहाँ पे लैटरल व्यू है, यहाँ पे फ्रंट व्यू है। फ्रंट में कैसा दिखेगा ट्रेकिया, तो इस प्रकार दिखता है। और ये जो ट्रेकिया है ये 15 सेंटीमीटर के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाती है इन 2 पार्ट्स, एंड ये जो दोनों पार्ट हैं ये कहलाते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। इनको प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है, और ये ब्रोंकाई कहलाते हैं जो कि ट्रेकिया का डिवीजन होते हैं, ठीक है। और ये ब्रोंकाई जो रहते हैं इनमें भी कार्टिलेजिनस रिंग्स, इरेगुलर कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, ठीक है। जो लेफ्ट रहती हैं, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज लेफ्ट ब्रोंकाई एंड दिस इज राइट ब्रोंकाई। जो लेफ्ट ब्रोंकाई होते हैं वो लेफ्ट लंग में जाके जो है ब्रांच होती है फर्दर, और जो राइट ब्रोंकाई होती है वो राइट लंग में जाके फर्दर जो है डिवाइड होती है और ब्रांच उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोंकाइज होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई क्या है, डिवीजन है ट्रेकिया का, ठीक। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई जो होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई इज लेस हॉरिजॉन्टल, थिन, ठीक है, लेस हॉरिजॉन्टल होती है। जो राइट जो होती है वो ज़्यादा जो है हॉरिजॉन्टल होती है, और जो लेफ्ट साइड की होती है वो कम हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ओके, सो ओके, देयर इज अ करेक्शन कि जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई इज मोर हॉरिजॉन्टल देन द राइट, मोर हॉरिजॉन्टल एंड थिन, नैरो कह सकते हैं इसको, नैरो होती हैं, एंड लॉन्ग। राइट की अपेक्षा, राइट के कंपैरिजन में जो लेफ्ट है वो लेफ्ट जो होगी वो मोर हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो यदि हम देख रहे हैं फर्दर तो ये जो है वो मोर हॉरिजॉन्टल होंगी, ठीक है, और थिन होगी और इससे लॉन्ग होगी, और फिर इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, इस प्रकार। तो ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, कि जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई होती है मोर हॉरिजॉन्टल, मोर नैरोअर एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये तीनों में, ये जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में होता है। अब हम देखेंगे कि लंग्स में जाकर, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई कहाँ पर ओपन हो रही है, वो लंग्स में ओपन हो रही है। तो आगे जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे फर्दर, ब्रोंकाई का जो स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स में होता है। तो अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स।